एवरीवन, वेलकम टू भारत द लर्निंग स्पॉट। दिस इज गुलजार खान और ये जो वीडियो रहेगी ये चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके साथ में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और जो हमारा पार्ट 1 है हिस्ट्री का, जो पहली बुक है, वो भी फिनिश हो जाएगी, राइट। तो हमने अब तक बुद्धिज्म के बारे में, स्तूपों के बारे में, हिंदुइज्म में वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सब पढ़ लिया है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि ये जो भी पास्ट हमें आज पता चलता है, क्या जो भी पास्ट रहा होगा एंशिएंट टाइम में, हम उस सब को देख पाते हैं क्या? जो भी हमें सोर्सेज मिलते हैं, कोई स्कल्पचर मिला, कोई किताब मिली, कोई मूर्ति मिली, कोई बिल्डिंग मिली, कोई मंदिर मिला, क्या इन सभी चीज़ों से हम पूरा पास्ट जान सकते हैं? तो आंसर है नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि ये जो विजुअल ट्रेडिशंस हैं, जो हमें दिखते हैं, दिखने का मतलब जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाई गई है, कोई मूर्ति बनाई गई है, कोई पेंटिंग बनाई गई है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये ब्रिक्स से बनाई गई, कुछ पत्थरों से बनाए गए, ये जो भी विजुअल ट्रेडिशंस हमें दिखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। तो ये अब तक हमने देखे, जैसे सांची स्तूप, भरूच स्तूप, ये स्तूपों की बात की थी, टेम्पल्स की बात की थी, देवगढ़ में एक टेम्पल मिला उत्तर प्रदेश में, उसकी बात की, कैलाशनाथ टेम्पल की बात की, बराबर हिल्स में जो अशोक ने केव बनवाई थी उसकी बात की। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। हमने ये भी देखा कि इनमें से बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई और लॉस्ट हो गई सेंचुरीज से, है ना, क्योंकि कोई मूर्तियों को उठाकर ले जाता था, कुछ टाइम के साथ में भी खराब होती चली गई, क्योंकि हर चीज़ को टाइम टू टाइम रिपेयरिंग चाहिए होती है। लेकिन फिर भी जो आज हमारे सामने बचा है और जो भी प्रिजर्व किया गया है, उसी से हमें जो भी आर्टिस्ट रहे होंगे, जो स्कल्पटर्स रहे होंगे, मेजन्स रहे होंगे, मेजन्स मतलब जो मिस्त्री जिसे हम कहते हैं कभी कभी, जो पत्थरों को जोड़ के या ईंटों को जोड़ के कुछ इमारत बना दे, वो मेजन्स होते हैं। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट हैं, ये इनका विजन क्या रहा होगा, इसके बारे में जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हैं। और जो चीज़ लॉस्ट हो चुकी है उसके बारे में तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना इस वर्ल्ड में। जो हमें दिखता है हम उसे ही मान सकते हैं। तो जो दिख रहा है उससे हम इन आर्टिस्ट के विजन्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सब के बाद भी सवाल ये है कि ये जो आर्टिस्ट थे, ये जो कन्वे करना चाहते हैं, मतलब ये जो मैसेज देना चाहते थे इन सारी चीज़ों के थ्रू, क्या हम उसे ऑटोमेटिकली समझ पाते हैं? जैसे इसे इमेजिन करके देखो, जब बुद्धिज़्म के बारे में नहीं पता चला था और कोई गौतम बुद्ध की मूर्ति मिल गई किसी को, तो वो क्या समझेगा इसे? वो अपने आप समझ जाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा ना। उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, आर्कियोलॉजी उसके पीछे काम करेगी, हिस्टोरियंस काम करेंगे, बहुत बड़ी टीम काम करेगी। अगला सवाल ये है कि ये जो इमेजेस हैं, मतलब ये जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रही होंगी और लोग जो है इन्हें पूजते होंगे या नहीं पूजते होंगे लगभग 2000 साल पहले। तो क्या हम इन सभी चीज़ों को जान सकते हैं? ये सवाल हमारे सामने है। तो अब हम बात करेंगे ग्रैपलिंग विद अनफेमिलियर, मतलब जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसको जानने की कोशिश करना। तो देखो, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 19th सेंचुरी में जो है वो यूरोपियन स्कॉलर्स ने जब इन स्कल्पचर्स को देखा, इन गॉड्स के स्कल्पचर्स को, गॉडेसेस के स्कल्पचर्स को, तो वो इनके मतलब को समझ ही नहीं पाए थे, राइट। और हमने अमरावती वाली जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें क्या देखा था कि उस टाइम पर हेरिटेज की नॉलेज नहीं थी। जो राजा था वहाँ का, वो भी जो है वहाँ से पत्थर उखड़वा कर ले गया, मूर्तियाँ ले गया, और जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे वो भी वहाँ से मूर्तियाँ ले गए, ब्रिटेन तक जो है वो मूर्तियाँ चली गई थी। ये सब हमने पढ़ा था ना। तो वो तो सिर्फ एक स्तूप की कहानी थी। ये सभी चीज़ों के साथ हो रहा था, चाहे वो गॉड हो चाहे गॉडेस की मूर्ति हो, सभी चीज़ों के साथ में ये हो रहा था कि वो उन्हें इनके मतलब को समझ नहीं पा रहे थे, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे। इवन वो कभी कभी हॉरिफाइड हो जाते थे। हॉरिफाइड मतलब वो डर जाते थे। क्यों डर जाते थे? क्योंकि मल्टीपल आर्म्स जो होती थी मूर्तियों में, बहुत सारे हाथ होते थे, बहुत सारे सिर होते थे, है ना। और कभी कभी ह्यूमन और एनिमल का जो है वो कॉम्बिनेशन भी दिखाया गया है मूर्तियों में। जैसे हमने पढ़ा था जो वराह का अवतार है, लॉर्ड विष्णु का अवतार है वो, तो उसमें ह्यूमन और एनिमल का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो डरते तो थे ही, इसके अलावा उन्हें ये फिगर्स ग्रोटेस्क भी लगते थे। ग्रोटेस्क जैसे कि हम इसे कह सकते हैं भद्दा लगना, बहुत बेकार लगना, मतलब उन्हें सुंदर नहीं लगते थे ये। तो ये अर्ली स्कॉलर्स क्या करते थे इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए स्ट्रेंज इमेजेस थी, बिल्कुल अनजानी मूर्तियाँ थीं, तो इनके बारे में जानने के लिए वो उनको कंपेयर करते थे, जिसके बारे में वो जानते थे उससे कंपेयर करते थे। तो वो किसके बारे में जानते थे? जो एशियंट ग्रीस से मूर्तियाँ मिली हैं उनके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वहाँ पर पहले से सब कुछ रिसर्च हो चुकी थी, राइट।
तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीस में जो भी चीजें मिली हैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया में मिली हुई चीजों का। तो कंपैरिजन करने से उन्हें ये जो इंडियन स्कल्पचर्स थे ये ग्रीक आर्टिस्ट के वर्क से इन्फीरियर लगते थे। मतलब वो मानते थे कि इंडियन स्कल्पचर्स कोई ज़्यादा बड़ी, कोई ज़्यादा एडवांस्ड आर्ट वर्क नहीं है, तो वो इसे इन्फीरियर मानते थे। लेकिन जब उन्हें गौतम बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ मिली जो कि ग्रीक मॉडल पर बेस्ड थी, तब वो एक्साइटेड हुए, तब वो उन्हें अच्छी लगने लगी। जैसे ये जो है बोधिसत्व की मूर्ति है एक, ये हिस्टोरियंस को मिली गांधार से। इनके ये जो कपड़े की जो स्टाइल है, जो इनके सिर के पीछे ये चक्र सा बनाया गया है ना, ये ग्रीक स्टाइल में बनाया जाता है। ग्रीक स्टाइल की जो मूर्तियां होती हैं। अब ग्रीक स्टाइल इंडिया में कहाँ से आ गई, सवाल तो आता है ना दिमाग में। तो ये ग्रीक स्टाइल इंडिया में ऐसे आई कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर रूल किया था। देखो ये प्रेजेंट डे इंडिया है, राइट। यहाँ से हम वेस्ट में जाएंगे तो यूरोप में एक कंट्री है ग्रीस, वहाँ से कुछ लोग आए और यहाँ पर आकर उन्होंने रूल एस्टेब्लिश किया। ये जो ग्रीन कलर में है ये इंडो ग्रीक का किंगडम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तक्षशिला है, पेशावर है, कुछ ऐसी सिटीज से हमें जो ग्रीक मॉडल है इसके बेसिस पर गौतम बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियाँ मिली हैं। अब मैप पे अगर हम देखना चाहें कि ये तक्षशिला कहाँ है, पेशावर कहाँ है, तो ये जो है वो इंडिया का बॉर्डर है, राइट। यहाँ पर है तक्षशिला, पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ पर पेशावर है। तो यहाँ से हमें ये जो ग्रीक मॉडल की मूर्तियाँ हैं ये मिली हैं। तो इंडो ग्रीक ने अपना रूल एस्टेब्लिश करा था लगभग 2nd सेंचुरी BCE में। 2nd सेंचुरी BCE मतलब जो 200 BCE से लेकर 100 BCE का टाइम पीरियड है, ये 2nd सेंचुरी BCE है। तो इस बीच में जो इंडो ग्रीक रूलर्स आए, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर रूल किया, और वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाने की स्टाइल थी वो ग्रीक जैसी स्टाइल थी। तो तक्षशिला, पेशावर जैसी सिटीज से ये जो मूर्तियाँ मिली ये ग्रीक स्टैचूज जैसी थी, जिनके बारे में स्कॉलर्स पहले से ही जानते थे। तो ऐसी मूर्तियों को उन्होंने अर्ली इंडियन आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल बताया। तो फिर क्या हुआ, फिर इन स्कॉलर्स ने एक स्ट्रेटजी बनाई। कैसी स्ट्रेटजी बनाई, इन्होंने कुछ यार्ड स्टिक्स तैयार कर लिए। यार्ड स्टिक मतलब कोई क्राइटेरिया सेट कर लेना है ना, कोई स्टैंडर्ड बना लेना। ये यार्ड स्टिक उन्होंने बनाया फैमिलियर से, मतलब जिसके बारे में वो जानते थे उसका एक क्राइटेरिया बना लिया, और जिसके बारे में नहीं जानते थे उसे जानने के लिए उन्होंने ये किया। किसे जानते थे वो, जो ग्रीक स्टैचूज थे, ग्रीक में जो भी मूर्तियां वगैरह मिली थी उनके बारे में वो जानते थे, उनसे उन्होंने क्राइटेरिया बना लिया। और जिसके बारे में नहीं जानते थे वो क्या था, जो इंडिया में स्कल्पचर्स मिल रहे थे, गौतम बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्व की मूर्तियां, गॉड्स की मूर्तियां, गॉडेसेस की मूर्तियां, इन्हें जानने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। मतलब क्या कर रहे हैं वो, अनफैमिलियर को जानने के लिए वो फैमिलियर चीजों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम देखेंगे कि अगर टेक्स्ट और इमेजेस मैच ना करें तो क्या होगा। तो ये अलग ही एक प्रॉब्लम है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि जो आर्ट हिस्टोरियंस थे ये टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का यूज़ करते थे स्कल्पचर्स के मतलब को समझने के लिए। कोई स्टोरी जो दिखाई गई है पत्थरों पर, उसका मतलब सिर्फ देख के थोड़ी ना समझा जा सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था वेशांतर जातक से, एक प्रिंस की स्टोरी दिखाई जा रही थी जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो विलेज की स्टोरी है, बट वो विलेज की स्टोरी नहीं थी, है ना, पढ़ी है हमने। तो ये पता कैसे चला कि उसमें क्या दिखाया गया है, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का यूज करके। हिस्टोरियंस ने जातक स्टोरी पढ़ी तब उन्हें पता चला। तो ये जो स्ट्रेटजी है टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का यूज करके स्कल्पचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, ये ज़्यादा एफिकेशियस स्ट्रेटजी है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है ये, है ना। क्योंकि ये जो इंडियन इमेजेस हैं, मतलब जो इंडियन मूर्तियां हैं, इनको ग्रीक स्टैचू से कंपेयर करना, इससे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ जो टेक्स्ट है उस स्कल्पचर से रिलेटेड उसे पढ़ लो तो ज़्यादा सही नॉलेज मिलेगी, रादर देन इंडियन स्कल्पचर्स को ग्रीक स्टैचू से कंपेयर करके, उससे इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन क्या है कि इसमें प्रॉब्लम है, ये हमेशा इजी नहीं होता है, क्योंकि अगर जो टेक्स्ट में लिखा है और जो इमेज दिखा रही है वो मैच ही ना करे तो क्या होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक फेमस स्कल्पचर है जो कि रॉक सरफेस पर बनाया गया है महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में। जैसे ये जो है ये पूरी रॉक होगी, है ना, इसको काट काट कर इस पर कार्विंग करके ये पूरा सीन क्रिएट किया गया है, एक स्टोरी यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो ये हमें एक विविड डिपिक्शन दिखाती है, मतलब एक कह सकते हैं हम लंबी चौड़ी कहानी, एक विस्तृत कहानी हमें ये दिखा रही है। लेकिन ये स्टोरी है किस चीज़ की, क्या बता रही है, ये हमें नहीं पता है। यहाँ पर इसकी स्टोरी से रिलेटेड कुछ डिबेट्स रहती हैं।
तो जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं इन्होंने पुराणों को सर्च किया, उन्हें पढ़ा ताकि वो इस स्टोरी को जान पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अपने ओपिनियंस में सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो डिवाइडेड रहते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये एक सीन दिखाया गया है जिसमें जो गंगा रिवर है ये हेवन से नीचे उतर रही है धरती पर, जो स्वर्ग से गंगा नदी धरती पर उतर के आती है, ये वो सीन दिखा रहा है। ये जो नेचुरल क्लेफ्ट है, ये जो दरार है बीच में रॉक के, ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि यहाँ से रिवर जो है उतर कर आई होगी जमीन पर, राइट। तो गंगा रिवर का हेवन से अर्थ पर आना पुराणों में लिखा है, एपिक्स में लिखा है, एपिक जैसे कि महाभारत रामायण जो हैं इनमें लिखा हुआ है। तो कुछ हिस्टोरियंस तो ये गंगा रिवर वाली स्टोरी मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये महाभारत से ली गई स्टोरी है जिसमें जो अर्जुन है ना वो तपस्या कर रहा है नदी किनारे बैठ के। तपस्या क्यों कर रहा है, वो हथियार प्राप्त करना चाहता है, भगवान शिव से वो एक अस्त्र मांगना चाहता है, इसीलिए वो तपस्या कर रहा है। अब ये स्टोरी क्यों बताई गई, क्योंकि ये जो बीच में एक फिगर है, एक एसेटिक का फिगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एसेटिक मतलब तपस्वी, जो तपस्या करते हैं ना, या कोई साधु होता है, उसका फिगर दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पर बीच में एक मूर्ति दिख रही होगी, राइट, और एक यहाँ पर भी मूर्ति दिख रही है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये अर्जुन की मूर्ति है। मतलब ये सीन जो दिखाया गया है ना, ये बता रहा है कि अर्जुन यहाँ पर तपस्या कर रहा है। तो इसी एक पूरे स्कल्पचर से रिलेटेड जो है अलग अलग ओपिनियंस हैं हिस्टोरियंस के। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब टेक्स्ट और इमेज या जो स्कल्पचर हैं वो मैच ना करें। तो ये तो हो गई इस टॉपिक की बात कि जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कोई स्कल्पचर, कोई बिल्डिंग, है ना, कोई भी चीज़ जो मिलती है, कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, हम उसे डायरेक्ट देखकर नहीं समझ सकते हैं। इसके अलावा वो इतनी क्वांटिटी में भी नहीं है कि हम पूरी हिस्ट्री जान सकें, क्योंकि क्या है कि कई सारे ऐसे रिचुअल्स रहे होंगे, कई सारे रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस रही होंगी जिनको परमानेंटली रिकॉर्ड किया ही नहीं गया है, कोई विजिबल फॉर्म में रिकॉर्ड किया ही नहीं गया है, ना ही उनके कोई मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, ना ही कोई स्कल्पचर, ना ही कोई पेंटिंग बनाई गई। क्योंकि ये जो हम आज जान पा रहे हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, ये हम वो जान पा रहे हैं जो हमें मिला है, जो हमें दिखा है। जो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे, हमारे पास टाइम मशीन थोड़ी ना है जो हम पीछे टाइम में जाकर देख लेंगे, राइट। तो इन रिचुअल्स में कुछ डेली प्रैक्टिस होती होंगी, कोई स्पेशल ओकेजन्स होते होंगे, ये सारी चीज़ें होती होंगी जो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोग जो हैं इनको इस चीज़ की नीड ही नहीं फील हुई होगी कि वो इन रिकॉर्ड्स को बनाएं, मतलब अपने बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में कहीं पर रिकॉर्ड करके लिखें, कोई इंस्क्रिप्शन बनाएं, कोई मूर्ति बनाएं, कोई बिल्डिंग बनाएं। उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं लगी होगी, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि उनका जो ट्रेडिशन है वो इतना एक्टिव है, इतना वाइब्रेंट है कि वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में हम जान ही नहीं पाते, उनके फिलोसफिकल आइडियाज़ क्या रहे होंगे हम उनके बारे में नहीं जान पाते। और जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी शानदार एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर में देखे हैं ना, स्तूप के बारे में, मूर्तियों के बारे में, जो भी चीज़ें हमने देखी, जितने भी एग्जाम्पल देखे, वो सिर्फ आइसबर्ग की एक टिप है। मतलब जो आइसबर्ग है ना वो बहुत बड़ा है, पानी के अंदर बहुत डूबा हुआ है, और हमने सिर्फ इतना देखा है, जो हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ इतना पार्ट है। जो डूबा हुआ है ना वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो लॉस्ट ही हो गई होंगी, डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, जो आज हमें मिलती ही नहीं हैं। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कंप्लीट होता है। तो अब टाइटल समझ आ रहा होगा ज़्यादा क्लियरली। जो थिंकर्स हैं उनके जो बिलीव्स थे और उनसे रिलेटेड जो बिल्डिंग्स थी, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। थिंकर में जैसे कि हम गौतम बुद्ध की बात कर लो, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड बिलीव्स लोगों में थे, उन बिलीव्स से रिलेटेड उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई उसमें क्या है, उसमें स्तूप हैं, है ना, उस बिलीफ से रिलेटेड ही तो चीज़ें बनाई गई हैं ना। तो फटाफट से चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं ताकि पूरी कहानी जो है वो दिमाग में बनी रहे। तो हमने चैप्टर में 600 BCE से लेकर 600 CE का टाइम पीरियड देखा था, लेकिन इसमें हमने कोई भी किंगडम वगैरह के बारे में नहीं देखा। हमने देखा जो भी थिंकिंग में चेंज आ रही थी, जो नए नए धर्म इमर्ज हो रहे थे, उनके बारे में देखा। सबसे पहले हमने सांची के बारे में जाना। भोपाल की जो नवाब थी शाहजहां बेगम, उन्होंने उसके प्रिजर्वेशन के लिए डोनेशन वगैरह दी थी, मतलब फंडिंग प्रोवाइड करी थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहाँ पर रुककर सांची पर स्टडी की थी। फिर हमने देखा कि 600 BCE में पूरे वर्ल्ड में ही अलग अलग थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे, जैसे ईरान में ज़ाराथुस्त्रा, चाइना में कॉन्गजी, है ना, और ग्रीस में सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, और इंडिया में महावीर और गौतम बुद्ध थे।
ये क्यों इमर्ज हो रहे थे? इंडिया की अगर हम बात करें तो वैदिक ट्रेडिशन इतना रिजिड हो गया था, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था, अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गए थे, जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो बहुत महंगे महंगे होते थे। लोगों को मतलब जो विमेन थी, शूद्र थे, उनको वेद पढ़ने का राइट नहीं था, वेद सुनने का राइट नहीं था। तो इसके अगेंस्ट में नए नए धर्म इमर्ज होने लगे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये इमर्ज होने लगे इंडिया में। सबसे पहले हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें महावीर ने कुछ टीचिंग्स दी। तो हमने देखा था कि महावीर जो थे वो जैनिज्म में 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे, राइट। जैनिज्म में 5 वोस क्या थे कि किसी को भी मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, सेलिबेसी अपनानी है और प्रॉपर्टी पजेस नहीं करनी है। ये इसके 5 वोस थे। इसके बाद हमने गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी, उनके एनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ा कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक प्रिंस थे। उनके जो फादर थे शुद्धोधन, वो शाक्य क्लैन के राजा थे। तो जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो एक ऋषि थे, महर्षि असित, या हम उन्हें कालदेव भी बोलते हैं। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध या तो बड़े होकर एक स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे या ग्रेट किंग बनेंगे। तो शुद्धोधन डर गए कि अगर ये स्पिरिचुअल लीडर बन गया तो क्या होगा, राज्य कौन संभालेगा। तो इसीलिए उन्होंने गौतम बुद्ध का जो भी उन्हें पाला, उन्हें 4 दीवारी के अंदर, पैलेस के अंदर ही पाला। लेकिन वो निकल पड़े अपने साथी के साथ, चन्ना के साथ जो है वो दुनिया देखने निकल पड़े। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि दुख होता है। उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उन्होंने एक लाश देखी और एट लास्ट उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जो अपना घर वर छोड़कर आराम से मौज मस्ती में था। तो उन्होंने तभी से सोच लिया कि वो भी ऐसा ही रास्ता अपनाएंगे, वो भी साधु बनेंगे, संन्यास लेंगे, वो भी मेडिटेशन वगैरह करेंगे। और उन्होंने जो है मेडिटेशन की काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिला बोधि ट्री के नीचे, ठीक है। फिर हमने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था, उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी। उन्होंने बोला कि ये जो वर्ल्ड है ये परमानेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ परमानेंट है, वो है दुख, जो सफरिंग होती हैं। और सफरिंग को दूर किया जा सकता है एक मॉडरेशन या मिडिल पाथ को अपनाकर। मतलब ना ही ज़्यादा तपस्या करनी है, ना ही खुद को ज़्यादा चोट पहुंचानी है, और ना ही ज़्यादा मौज मस्ती करनी है। बीच का रास्ता अपनाओ, दुखों से दूर हो जाओगे। उसके बाद हमने फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा जो टॉपिक है वो पढ़ा कि गौतम बुद्ध ने संघ बनाया था। उस संघ में स्टार्टिंग में सिर्फ मैन ही अलाउड थे, लेकिन जो गौतम बुद्ध के एक स्टूडेंट थे आनंद, उनके मीडिएशन की वजह से विमेन को भी अलाउ किया गया। तो पहली विमेन जो भिक्खुनी बनी थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर थी, राइट। उसके बाद हमने स्तूपों के बारे में पढ़ा कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, जो जिसका आंसर है गौतम बुद्ध के रेलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए। स्तूप कैसे बनाए जाते थे, उसके लिए डोनेशंस आती थी, राजा डोनेशन देते थे, आम लोग डोनेशन देते थे, इस तरह से। फिर हमने स्तूप का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें अंडा, हर्मिका, ये सारी चीज़ें पढ़ी, राइट। उसके बाद हमने अमरावती और सांची की स्टोरी देखी। अमरावती में से जो भी स्कल्पचर्स वगैरह थे उनको लोग उठा उठा कर ले गए, तो अमरावती नहीं बचा, लेकिन सांची स्तूप जो है वो प्रिजर्व कर लिया गया था। और इसको प्रिजर्व करने के पीछे एक आर्कियोलॉजिस्ट का हाथ था, वो थे H.H. कोल। इन्होंने बोला था जो चीज़ जहाँ से मिली है उसे वहीं पर प्रिजर्व करो। उसके बाद हमने स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा कि जो पत्थर होते थे उनमें कुछ स्टोरीज दिखाई जाती थी, वो स्टोरीज क्या बताती हैं, उन्हें जानने के लिए हिस्टोरियंस ने टेक्स्ट का यूज़ किया, टेक्स्ट से कंपेयर किया उसे। फिर हमने वर्शिप के कुछ सिंबल देखे, जैसे कि स्तूप एक सिंबल दिखाया जाता है, एम्पटी सीट एक सिंबल दिखाया जाता है। एम्पटी सीट गौतम बुद्ध के एनलाइटनमेंट को शो करती है। धर्म चक्र एक सिंबल है। फिर बुद्धिज्म में कुछ लोकल बिलीफ्स भी ऐड होने लगे। ये हमें कैसे पता चला? सांची के गेटवे से एक शाल भंजिका का मोटिव जब हमें मिला। एनिमल्स की स्टोरीज भी काफ़ी सारी मिली सांची में। उसके बाद हमने न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस पढ़ा। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन जैसे कि बुद्धिज्म में जो महायान बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था, जिसमें आइडल वर्शिप आ गई, मूर्ति पूजा आने लगी, गौतम बुद्ध को भगवान माने जाने लगा, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ गया, ये सब था। और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हो गया था हीनयान और महायान का। फिर पौराणिक हिंदुइज्म पढ़ लिया था, जिसमें वैष्णविज्म और शैविज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा कि स्टार्टिंग में टेम्पल सिर्फ एक स्क्वायर रूम बनाया जाता था जिसे गर्भगृह बोलते थे। बाद में उसमें शिखर बनाए जाने लगे, असेंबली हॉल्स वगैरह बनाए जाने लगे। और फिर इस वीडियो में हमने यही पढ़ा है कि जो अनफेमिलियर चीज़ें हैं उसके बारे में हिस्टोरियंस जो हैं या जो अर्ली स्कॉलर्स थे वो जिसके बारे में जानते थे उनसे कंपेयर करके जानने की कोशिश करते थे। और अगर टेक्स्ट और इमेज मैच ना करे तो क्या हो, तो मतभेद रहते हैं, डिबेट्स रहती हैं, कोई हिस्टोरियन कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये प्रॉब्लम बनी रहती है। और एट द एंड हमने जाना कि कई सारे रिचुअल्स ऐसे थे जो रिकॉर्ड किए ही नहीं गए, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं,
राइट। तो ये था पूरा चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। आई होप आप सभी को एकदम अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।